हाय गाइस। ये इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे अगर टू बी प्रिसाइज बोले तो ये पॉलिटी का टॉपिक होना चाहिए। पॉलिटी में ही आता है, पॉलिटी में ही इसे पढ़ा जाता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स जब पढ़ते हैं तब उसको आप इन्वायरमेंट के अंदर ये पढ़ा जाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है। ज्योग्राफी में जो जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट या जियोग्राफी के जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब जो काम करते हैं वो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट दिया जाता है। बट जो पॉलिटिकल टॉपिक इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स इकट्ठा होके अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे थे। उस सारे इवेंट्स को हम इसके अंदर अर्थ समिट के अंदर हमने डाला है, ठीक है। अर्थ समिट है ये, इससे एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में जरूर आएंगे। सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपका अर्थ समिट से रिलेटेड या इन्वायरमेंट्स के जो कॉन्फ्रेंस हुए यूएन के, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। स्टार्टिंग सबसे पहले ये मतलब गवर्नमेंट ने इकट्ठे, कोई गवर्नमेंट अपने मन से कोई काम नहीं करती है, उसके लिए कोई प्रेशर ग्रुप होना जरूरी है। तो प्रेशर क्रिएट किया, मतलब अवेयरनेस आया होगा। तो जो मेरे में लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनने एक सोसाइटी टाइप का बनाया। बेसिकली प्राइवेट थी और एनजीओ टाइप की थी। उनने बेसिकली क्लब ऑफ रोम करके बनाया। अब मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि रोम बताइए कहाँ पर है। रोम और वेटिकन सिटी में क्या है, मतलब कुछ अगर रिलेशन पता है तो बताइए, वेटिकन सिटी और रोम का। अगर आप जानते हैं तो ज्योग्राफी जानते हैं तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब ये क्लब ऑफ रोम बेसिकली एक ग्रुप बनाया था एनजीओ टाइप का, उनने स्टार्ट किया था। उनने सोचा था कि उनको बहुत चिंता हो रही थी इन्वायरमेंट के लिए कि इन्वायरमेंट बहुत खराब हो रहा है, क्या करें हम, इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। बहुत अमीर अमीर लोग थे इसमें, ठीक है। तो इनने स्टार्ट किया था, मतलब नींव किसने रखी थी? क्लब ऑफ रोम ने नींव रखी थी। हमारा जो भी इन्वायरमेंट के आज भी जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उस सबका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ। ये किताब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका टाइटल द लिमिट्स टू ग्रोथ। मतलब इसने बताया था कि हम जितना भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को ही नुकसान कर रहे हैं। तो लिमिट लगाना पड़ेगा हमें अपनी ग्रोथ में। इसी टाइप की कुछ बातें इस किताब में कही गई थी, ठीक है। ये किसके अंडर पब्लिश हुई थी? क्लब ऑफ रोम के अंदर। क्लब ऑफ रोम मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कुछ कुछ अमीर लोग थे उस टाइम बहुत के, जो बहुत ज्ञानी हो चुके थे, और उनने ये बातें एक सोसाइटी बनाए थे एनवायरनमेंट की चिंता करते हुए, ठीक है। तो थिंक टैंक था, इसको कह सकते हैं ग्लोबल थिंक टैंक। फिर इसके बाद जो सबसे पहला इवेंट आपका हुआ वर्ल्ड लेवल का इवेंट, जिसको बोला जाता है फर्स्ट ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब कोई सरकारी, मतलब सरकार इसमें जुड़ी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट समझिए आप। तो सबसे पहला था, इसलिए इसका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस उसको बोला जाता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये अगर इसका फुल नाम पूरा ऐसे तो शॉर्ट में इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। अब स्टॉकहोम कहाँ पर है और किसका कैपिटल है, ये आप प्लीज मुझे बताइए कमेंट में। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसका पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में हार्ड बनाने के लिए एग्जामिनर इसका बोल देता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कब मनाया गया या कौन से ईयर मनाया गया? तो इसका 1972 ईयर याद रखिए, 1972 ईयर। इसको अर्थ समिट नहीं कह रहे हैं, ये आप क्रिस्टल क्लियर रखिए कि ये अर्थ समिट नहीं है। अर्थ समिट जब स्टार्ट होगा मैं बोलूंगा। अभी ये क्या है, ये पहला ऑफिशियल ग्लोबल ऑर्डर में यूएन के अंदर कोई इन्वायरमेंट के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो ये थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट 1972। बस दो बात इसमें याद रखना है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 और यूएन ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट वाला बात पकड़ लीजिए, ह्यूमन के बारे में एनवायरमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, इसने एक किताब, इसकी थीम जो थी वो थीम देख लीजिए, ओनली वन अर्थ। कभी कभी पूछ सकते हैं लेकिन रेयरली पूछा जाता है, लेकिन पता होगा तो अच्छी बात है। इस 1972 का और क्या रिलेवेंस था, क्योंकि भाई इसी के टाइम यूनेप, यूनेप आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आप बता दें तो बहुत बढ़िया बात होगी। मतलब फिर यूएन के अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अलग से पढ़ा है, उसका एक वीडियो डाल दूंगा, बट ये पता होना चाहिए यूएन बहुत इंपॉर्टेंट, यूएन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। तो 1972 में जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के अंदर ये यूनेप की बर्थ हुई थी। तो कब बना हुआ यूनेप कब बना? 1972 में बना, ये याद रखना। कौन से कॉन्फ्रेंस की मदद से बना? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की मदद से बना, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट में एक डायरेक्शन दिया गया। अभी तक हम बस उसको जैसे कहते हैं ना, फॉर्मुलेट नहीं किया था, उसको बस बातें कर रहे थे। बातें करने के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जैसे यूनेप करके हमने। उसके बाद अब फिर एक कमीशन बैठी, ब्रेनलैंड कमीशन करके बैठी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन आना ही चाहिए, और मैं होता तो मैं भी क्वेश्चन आपसे इसी के ऊपर ज़रूर पूछता, क्योंकि इसके बाद ही आप जो आजकल चर्चित कर रहे हैं वो वर्ड बताऊंगा तो आपको याद आएगा, अरे ये यहाँ से आया था, ऐसे आप बोलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका वर्ड सुना होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो कॉइन किया गया वो यहीं से आया था, ठीक है। ब्रेनलैंड कमीशन से ही आया था। ये कब कमीशन आया था? इसकी किताब, इसने भी एक किताब लिखी थी, ठीक है। इसकी रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुई थी, और इसने एक किताब लिखी थी, उसका किताब का नाम है ओवर कॉमन फ्यूचर। तो अभी तक हमने दो किताब पढ़ ली, एक ग्रोथ वाला लिमिट द ग्रोथ, और ये है ओवर कॉमन फ्यूचर। इन दोनों किताब के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये किताब का देख लीजिए, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। मतलब बेसिकली ये चिंता व्यक्त की जा रही थी कि ये सारा जो भी है, जितना भी है हमारे पास, ये मतलब ग्लोबल कॉमन बुलाया जाता है उसको, ठीक है।
तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सबकी हैं, वो सबके लिए बचा के रखिए। वो ऐसा नहीं है कि यूएस का ही हवा है, इंडिया का भी हवा है, तो हवा को बचाने के लिए, हवा को पॉल्यूशन से दूर रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी गई थी और वही को उसको ही डिफाइन करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्ड के अंदर फिट करवा दिया गया था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है ब्रंडन कमीशन के यहाँ पर कि ब्रंडन है कौन। देखिए, आप कोई सा भी कमीशन पढ़ते हैं तो उसमें जो कमीशन के आगे जो वर्ड लिखा रहता है वो उसके चेयरमैन का नाम होता है, चेयरमैन का टाइटल होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें जो ये ब्रंडलेट है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों थे? क्योंकि भाई ये नॉर्वे के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रो हरलीम ब्रंडलेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसकी रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? 1987 में, मैंने बता दिया है। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड कॉइन किया था। इसके बाद एसडीजी गोल होता है, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है। अब दोनों गोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट 2015, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 तक था। उसके बाद 2015 से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ चुका है, एसडीजी। 17 एसडीजी गोल्स हैं हमारे पास। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि एसडीजी गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आया था रियो वाला। रियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ब्राज़ील का कैपिटल नहीं है रियो डी जेनेरियो, ये याद रखिएगा। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है ये भी कमेंट में करिए। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो कैपिटल नहीं है, समझ गए। अर्थ समिट, जो आप वर्ड पढ़ते हैं अर्थ समिट, वो पहली बार जो ऑफिशियली यूज़ किया गया था वो इस समिट के लिए किया गया था। रियो समिट 1992 के लिए अर्थ समिट यूज़ किया गया था। ये बात एकदम याद रखिए कि अगर अर्थ समिट की बात कर रहे हैं तो वो रियो 1992 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर एजेंडा 21 की बात की गई थी। एजेंडा 21 रियो समिट 1992 वाला। 1992 वाला, ये बात याद रखिए। 2 रियो समिट हो रखे हैं, तो एक 1992 वाला हुआ है, उसको पहला अर्थ समिट बोल रहे हैं हम, और उसी में एजेंडा 21 की बात की गई थी। बेसिकली ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा और आगे से बढ़ाते हुए, मतलब और अच्छे से डिफाइन करते हुए कैसे कैसे क्या काम करना चाहता है वो डायरेक्शन दे रहा था एजेंडा 21 के अंदर। अब इसके अंदर इस टाइम तक कुछ बातें स्टार्ट हो चुकी थी निकलना कि भाई ये जैसे कि यूएस ने, यूके ने, ये सब ने तो इंडस्ट्रियलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं ये लोग। अब ये बोल रहे हैं कि अब हम कोल नहीं जलाते हैं, और पूरे वर्ल्ड को बोलते हैं कोल नहीं जलाएंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंडिया इतनी पॉपुलेटेड जगह है, चाइना, मतलब हम लोग, हमारे पास तो न्यूक्लियर एनर्जी इतनी तगड़ी है नहीं, इतनी तगड़ी हमारे पास, और कोई सोलर एनर्जी भी इतना वास्ट स्केल पे हम नहीं करते हैं। तो हम लोग कैसे करें? और वो बोल रहे हैं, यूएस वाले बोल रहे हैं, यूके वाले बोल रहे हैं कि नहीं, अब कोई भी कोल नहीं जलाएगा। तो इस बात पे डिबेट स्टार्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड लेवल में। और सिर्फ इंडिया चाइना का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है वो सब वैसे ही है। मतलब जो गरीब कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्ट हो गया था। डेवलप बोल रही थी कि ना कोई नहीं जलाएगा, हमें इन्वायरमेंट की चिंता है। डेवलपिंग भी बोल रही थी कि भाई मतलब हम करें कैसे, हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव तो दो आप। तो इस चक्कर में बहुत सारे कन्वेंशंस आए हैं, वो भी मैं अलग से एक वीडियो में बनाना पड़ेगा वो कन्वेंशंस, क्योंकि उसका किसी में बोला है कि ग्रीन हाउस कम कीजिए, किसी में बोला है कि ओजोन के लिए कोई ध्यान देने वाला कमीशन है। तो वो सब कमीशंस अलग है, वो इन्वायरमेंट और अर्थ समिट से रिलेटेड नहीं है, ये याद रखिए। ठीक है, मतलब अर्थ समिट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, मैं अभी सिर्फ अर्थ समिट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये डिबेट स्टार्ट हो गया, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड। जो ये डिबेट और डिवाइड बन गया इस चक्कर में। डिबेट पहले स्टार्ट हुआ, उसके चक्कर में नॉर्थ जो अमीर कंट्रीज है, जिसको बोला जाता है डेवलप कंट्रीज, उसके वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज हो गया जो कि साउथ में था। ठीक है, इसको ही बोला जाता था ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ। जो ऊपर वाली नॉर्थ कंट्रीज हैं बेसिकली वो सारी ऊपर में देख लीजिए, पूरा यूरोप आ गया, यूएस आ गया, कनाडा आ गया, ये सब कौन सी कंट्रीज है? अमीर कंट्रीज हैं, इसलिए इसको बोला जाता है द रिच नॉर्थ, और अपने वाले को तो पुअर साउथ। अब ग्लोबल साउथ आपको पता चल गया है। मैंने ग्लोबल साउथ किसके कॉन्सेप्ट में बोला जाता है ये याद रखिएगा। ग्लोबल साउथ का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ साउथ वाली कंट्रीज। ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और ग्लोबल नॉर्थ में वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, ये सब वर्ल्ड पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट वर्ल्ड हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड बेसिकली हम जो ग्लोबल नॉर्थ डेमोक्रेसीज थी उसके लिए बात करते हैं, मतलब जो यूएस बैक्ड कंट्रीज थी स्टार्टिंग में, जो अमीर कंट्रीज है यूएस बैक्ड कंट्रीज, अमीर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज यूएस वाली, वेस्टर्न अलायंस वाली जो कंट्री है उसको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड बोला जाता है जो सोवियत बैक्ड कंट्रीज थी कोल्ड वॉर के टाइम, तो वो थी सेकंड अलायंस वाली जो ग्रुप था, उसको बोला जाता है सेकंड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसको ग्लोबल साउथ बोल रहे हैं हम, वो हो गया थर्ड वर्ल्ड। फोर्थ वर्ल्ड हो गया जो कि नेटिव पीपल की जो कंट्रीज होती हैं, नेटिव पीपल के लिए, उनको बुलाता है फोर्थ वर्ल्ड। ये याद रखिएगा, नेटिव पीपल, नेटिव मतलब जो वहाँ के ट्राइब्स है, जैसे हमारे में नेटिव पीपल जो इंडिजीनियस लिखा जा रहा है, तो इंडिया में इंडिजीनियस करके कोई है और आपके बीच में है, आप सबको पता है वो बात। उसके लिए कभी कभी बहस, लड़ाई झगड़ा, डिबेट होता रहता है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जो उसमें रिजर्वेशन में जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो बेसिकली इंडिजीनियस पीपल होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है फोर्थ वर्ल्ड। ठीक है, समझ गए।
अब इसी में एक और बात, जब मैंने बताया ये लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था तो फिर इसका सॉल्यूशन भी दिया गया। एजेंडा 21 क्या था, ये बेसिकली सॉल्यूशन टाइप की ही चीज़ थी। उसमें बोला था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। मतलब कॉमन, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये धुआं कम करना है, कोल कम जलाना है, बट यूएस बिल्कुल ना जलाए और चाइना और इंडिया या जो गरीब कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, वो थोड़ा थोड़ा भी जला सकती है। उसको बोला जाता है डिफरेंशिएटेड, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको भी कोल बंद करना है। तो इस चक्कर में हमने बहुत सारे टारगेट लिए हैं। किसी ने 2070 में बोला है कि हम नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, कंबस्शन वाला नेट न्यूट्रल हो जाएंगे। किसी ने 1965 का टारगेट दिया है। तो ये सारे टारगेट दिए हैं, ये करंट अफेयर से है। इसको करंट अफेयर से ऐसे आप ऐसे जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी याद होगा, ठीक है। और इसी के टाइम एक जो बॉडी थी, बेसिकली ये रिपोर्ट तैयार करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसका भी जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1992 रियो समिट। अभी जितनी भी बात कर रहा हूँ वो सिर्फ 1992 रियो समिट के अंदर जितनी भी बातें चर्चा हुई थी वही सब बता रहा हूँ। तो इसलिए 1992 रियो वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम ऑफिशियली अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, COP जिसको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है अब इसी के अंदर होती है। UNFCCC के अंदर ही COP1 COP2 ऐसे होती है, जिसमें से ये पेरिस क्लाइमेट आपने सुना होगा, वो UNFCCC का पार्ट है। तो UNFCCC का कब जन्म हुआ, 1992 में जन्म हुआ, ये याद रखिए। यूनेप का कब हुआ था, 1972 में हुआ था। UNFCCC का कब हुआ, 1992 में हुआ, ये आप देख लीजिएगा। वही अर्थ समिट रियो द जेनेरो जो मैं बता रहा था वही है। इसके बाद फिर अब एक और पॉइंट आप ध्यान रखिए, हर 10 साल वाला ये इवेंट है। मतलब स्टार्ट हुआ था 1972 से, मैंने बताया था पहला इन्वायरमेंट जो ग्लोबल लीडर्स मिले थे, फर्स्ट ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे जो मिले थे 1972 में हुआ था। उसके 10 साल बाद 1982 का मैंने यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको ऑफिशियली बोला ही नहीं जाता है कि वो अर्थ समिट है। क्यों नहीं बोला था ऑफिशियली, क्योंकि वहाँ पर कुछ कोल्ड वॉर चल रहा था 1982 में, बहुत बड़े स्केल पे कोल्ड वॉर वाला चल रहा था। वहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनको इंटरेस्ट भी नहीं था इस चीज़ में। उस चक्कर में वो फेलियर जैसा उसको माना गया कि वो फेलियर है, इसीलिए उसको 1982 वाले को हम डिस्कस नहीं करते हैं। 1972 के बाद सीधे 1992 में आ जाते हैं, लेकिन हर 10 साल में मीटिंग हुई है, ये बात याद रखना। तो 1992 के बाद अब कब हुई होगी, 2002 में, जिसको बोला जाता है जोहान्सबर्ग समिट। जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल है, मुझे तीनों कैपिटल का नाम अगर आप बता देंगे, कमेंट कर देंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको आता है तो बहुत और भी बढ़िया है। सी, तो इसको अर्थ समिट 2002 बोला जाता है, बेसिकली सेकेंड अर्थ समिट है, ठीक है। सेकेंड अर्थ समिट 2002 वाला, ये इसको रियो प्लस 10 भी बोले क्योंकि रियो से पहले 1992 था, उसके 10 साल बाद हुआ है, इसलिए रियो प्लस 10 बोलते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, अच्छी बात है। फिर एक इसके आखिरी जो अभी हो रखा है, जो 2012 में होता है, 2002 के बाद 10 साल प्लस करेंगे 2012 आएगा। तो 2012 में कहाँ पर हुआ था, ये रियो द जेनेरियो में ही हुआ था। इसीलिए मैंने बोला था रियो, आप ईयर याद रखिएगा, रियो 1992 की बात हो रही है या रियो 2012 की बात हो रही है। तो ये 2012 वाला तो क्या हो गया, रियो प्लस 20 इसलिए इसको बोल रहे हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और खुल के बोला गया था, ठीक है। तो रियो 1992 भी रियो द जेनेरियो में हुआ था और रियो प्लस 20 वो भी रियो में हुआ था। अभी ये हम क्यों मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब फिर से 10 साल हो चुका है, 2022 आ गया है। अब यहाँ पर फिर से एक बड़ी मीटिंग होगी ग्लोबल लेवल की, जिसको अर्थ समिट तीसरा वो चौथा है जो भी अभी चल रहा है सीक्वेंस, वो आप देख लीजिएगा, वो बोला जाएगा। मतलब रियो प्लस 20 के बाद अब जो होगा रियो प्लस 30 होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसी साल होगा। इसलिए ये मतलब एग्जाम में और ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। ये मैंने पूरा समरी बता दिया, आप देख लीजिए इसमें कैसे कैसे करना है। बस जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है 1972 वाला, उसको कंफ्यूज करने के लिए वो बोल देते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट जब बात कर रहे होंगे तो 1972 वाले की बात कर रहे हैं। नैरोबी कॉन्फ्रेंस मैंने बता रखा है, ये फेल हो गया था, 1982 वाला था। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में है, ये याद रखना। फिर और यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता दीजिए, अगर पता है तो। चलो मैं ही बता देता हूँ, यूनेप का हेडक्वार्टर भी नैरोबी केन्या में ही है, ठीक है। फिर रियो डी जेनेरो जो 1992 वाला है, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1992 वाले को एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और 1972 वाले को ह्यूमन एनवायरनमेंट। फर्क देखिए आप, ध्यान से नोटिस कीजिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 वाले को और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 वाले को। 1972 में यूनेप लॉन्च हुआ था, 1992 में क्या लॉन्च हुआ है, UNFCCC। UNFCCC बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये समझ जाइए आप। एजेंडा 21 भी रियो वाले में ही हुआ था। रियो में 2 बार हो रखा है, एक बार 1992 में हुआ है, एक बार 2012 में हुआ है। और जो अब लेटेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा वो आप चेक कर लीजिए, तो बहुत बढ़िया बात है। हो जाएगा तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ब्रेंडेड रिपोर्ट मैंने एक ये एक्स्ट्रा नोट्स वाली है, ब्रेंडेड रिपोर्ट। ब्रेंडेड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म कॉइन किया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी खत्म होने वाला है, 2015 से 2030 तक है, तो इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब स्टार्ट हुआ था, 2015 से 2030 तक हुआ था, ठीक है। उससे पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। और फिर ये कोपेनहेगन समिट 2009 वाला
ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी नाम यूएन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, जैसे यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन में रिलेटेड है, कोपेनहेगन से। ये बात याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा इस पेज से। ये वाला पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहूँगा, और रट लीजिए, ठीक है। ये सारे समिट आप देख लीजिए। बेसिकली अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मेन और समिट है और जो मेन मीटिंग होती है ग्लोबल मीटिंग 10 साल वाली, उससे आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ कुछ कन्वेंशंस हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये पूरा एनवायरनमेंट की एक सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।